अब हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। अब हम यहाँ file.cpp की सहायता से इस रीड और राइट प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे iostream.h के रूप में और conio.h के रूप में अपनी दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं और एक तीसरी हेडर फाइल fstream.h के रूप में हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, जिसके द्वारा हम ofstream और ifstream का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रीड और राइट करने के लिए एक एरे लिया है हमने info, जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 100 है। ofstream के द्वारा हमने writef ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और writef ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने myfile.txt को ओपन किया है राइट करने के लिए कंटेंट को। cout के द्वारा मैसेज कि हम फाइल पे राइट करने जा रहे हैं। और फिर से सबसे पहले यूजर को मैसेज दिया गया है प्लीज एंटर योर नेम। जो नाम उसके द्वारा राइट किया जाता है उसको cin.getLine के द्वारा info में स्टोर करवा दिया जाता है। info एरे में स्टोर किए गए नाम को writef के द्वारा फाइल में राइट कर दिया जाता है। इसी तरह से फिर से एज की जानकारी मांगी जाती है। यूजर के द्वारा जो एज दी जाती है उसे सीन के द्वारा info एरे में स्टोर कर दिया जाता है और फिर इस एरे वेरिएबल में स्टोर की गई एज को writef की सहायता से फाइल में राइट कर दिया जाता है। इसी प्रकार एड्रेस को भी राइट कर दिया जाता है और फाइनली हम अपनी myfile.txt को क्लोज कर देते हैं writef.close फंक्शन से। इसके पश्चात हमारा रीड करने का कार्य शुरू होता है ifstream readef की सहायता से। readef के ओपन फंक्शन के द्वारा हम myfile.txt से कनेक्ट करते हैं। myfile.txt से रीड करने के लिए readef के ओपन फंक्शन में हम myfile.txt का नाम देते हैं। हम यहाँ पे readef के साथ ओपन फंक्शन में myfile.txt को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं ताकि हम इस फाइल से रीड कर पाएं। ये वही फाइल है जिसमें हमने पहले राइट किया है कंटेंट। उसके पश्चात एक मैसेज दिया जाता है कि हम इंफॉर्मेशन को नीचे प्रिंट करवाना चाहते हैं। सबसे पहले फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है readef के द्वारा और उसको info एरे में स्टोर किया जाता है। जो इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है info एरे में उसको cout के द्वारा योर नेम मैसेज के साथ प्रिंट करवाया जाता है। इसी प्रकार से एज को प्रिंट करवाया जाता है और इसी प्रकार से एड्रेस को प्रिंट करवाया जाता है। फाइनली लास्ट में readef के साथ जो फाइल अटैच है उसको क्लोज कर दिया जाता है readef.close फंक्शन की सहायता से और getch और फाइनली हमने यहाँ void main फंक्शन को क्लोज कर दिया है। इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल F9 से रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखें राइटिंग इन द myfile.txt फाइल एक मैसेज है प्लीज एंटर योर नेम, यहां मैं नाम दे देता हूं। फिर प्लीज एंटर योर एज, मैं एज दे देता हूं और एड्रेस, मैं एड्रेस दे देता हूं। यहाँ पे जैसे ही एंटर करता हूं मेरे पास फाइल में इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है और उसको readef के द्वारा फाइल में से निकालकर हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पे प्रिंट करवाया गया है cout की सहायता से। योर नेम वरिंदर, योर एज 22, योर एड्रेस अंबाला। तो इस प्रकार हम फाइल में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फिर उसी फाइल से हम दोबारा डेटा को प्राप्त कर सकते हैं और उसी फाइल से हम डेटा को बाद में प्रयोग करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यदि यहाँ पे मैं आपको अपनी टीसी की बिन डायरेक्टरी दिखाऊं तो एक माई फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। इस माई फाइल को डबल क्लिक करूं तो इसमें वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इंफॉर्मेशन मैंने वहां राइट की है। तो इस प्रकार एक तरह से हमने एक्सटर्नल फाइल्स में डेटा को राइट किया है और फिर उसको रीड किया है। इस प्रकार हम सी लैंग्वेज में फाइल स्ट्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास उपलब्ध है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के रूप में C++ में। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ही हैं जो इसको C लैंग्वेज से बिल्कुल अलग बना देते हैं और इसको नई लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मॉडर्न टेक्निक है प्रोग्रामिंग की जिसमें ये दो चीजें शामिल रहती हैं, ऑब्जेक्ट और क्लास। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। यदि हम डेटा और फंक्शंस को अर्थात वेरिएबल और फंक्शंस को एक यूनिट में इकट्ठा बांध दे तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं और जिसके द्वारा हम कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रोग्राम बना सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रयोग करने से पहले उसको डिफाइन करना जरूरी रहता है और इसके लिए हम उसको एक क्लास के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि एक क्लास एक डेफिनेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। एक क्लास से हम काफी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके पश्चात उन ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम आने वाले सेक्शन में जानकारी लेंगे।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग एक मॉडर्न टेक्निक है प्रोग्रामिंग के लिए। हम काफी सारी रियल एप्लीकेशंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग की सहायता से बनाते हैं और इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाले मॉडल को प्रयोग करते हैं, परंतु इससे पहले प्रयोग की जाने वाली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंतर्गत ज्यादा ध्यान प्रोसीजर्स पे दिया जाता था और उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं, जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स मॉडल को फॉलो किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग प्रयोग करने का एक मुख्य कार्य है इसका डेटा को इंपॉर्टेंस देना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेटा पे ज्यादा जोर दिया जाता है बजाय फंक्शंस के। इसमें डेटा को एनकैप्सुलेट अर्थात छुपाया या संभाल के रखा जा सकता है और इसके द्वारा डेटा को पूरी सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंस रहती है वो डेटा पे रहती है, परंतु प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसके लिए वो फंक्शंस का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा संभव नहीं है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और भी फीचर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अवेलेबल नहीं थे। इन सब इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बारी बारी से जानकारी लेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अब हम बात करते हैं एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है। यदि हम इस पिक्चर में देखें तो देखें हमारे पास जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट के रूप में अवेलेबल रहती है, जबकि ऑब्जेक्ट जो होता है उस ब्लूप्रिंट की रियल एग्जिस्टेंस होता है। कुछ इस प्रकार से देखें, जैसे हमने कार एक क्लास डिफाइन की है, देखें यहां ऊपर की तरफ, और ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमने उसकी रियल एग्जिस्टेंस, कारों के ब्रांड के नाम है मारुति, एस्टीम, इंडिगो, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं हमारे पास। यदि हम कार की बात करते हैं तो उसमें हम इंजन, स्पीड, टायर्स, स्टीयरिंग इत्यादि की कल्पना करते हैं, और यदि जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो और मारुति की बात करते हैं तो एक अलग स्पेसिफिक ब्रांड की कार, एस्टीम एक अलग स्पेसिफिक ब्रांड की कार और इंडिगो जो है एक अलग स्पेसिफिक ब्रांड की कार के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कार एक डेफिनेशन होती है, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं रियल एग्जिस्टेंस होती है उस क्लास की जिस क्लास से इसे बनाया गया है। जैसे हमारे पास यहाँ मारुति, एस्टीम और इंडिगो को कार क्लास से बनाया गया है, तो यहाँ पे तीनों की जो कॉमन क्लास है वो कार है और एक कार के यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है मारुति, एस्टीम और इंडिगो के रूप में।